हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। आज जो हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं बेटा, वो है आपका नाइन्थ चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये चैप्टर हम आज चालू करने वाले हैं और ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक तरीके से हमारे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन है। वहाँ के कंसेप्ट्स ही हमको थोड़े यहाँ पे काम आने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है क्या चीज़। व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड व्हाट इज़ इवोल्यूशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले हेरिडिटी का डेफिनेशन देखते हैं। हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होके आ रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और उसी को कहा जाता है बेटा हेरिडिटी। जैसे कि इफ़ वन ऑफ आवर पेरेंट्स इज टॉल, अगर कोई हमारे दोनों में से एक पेरेंट टॉल है तो वो ऑफस्प्रिंग भी टॉल होता है। यानी एक्चुअली में वो कैरेक्टर पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होके वो चाइल्ड में आया, और इसी को कहा जाता है हेरिडिटी। बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं, वी नो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है, वो कोई भी एनिमल का हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का हो, वो उसके पेरेंट्स जैसा सिमिलर है। इसका मतलब क्या कि वो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होके आ रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और उसी को कहा जाता है हेरिडिटी। लेकिन हमको पता है कि सारी सिमिलैरिटीज़ वहाँ पे नहीं होती है, पूरी सिमिलैरिटीज़ वहाँ पे नहीं होती है। वहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस भी होता है बेटा। वेरिएशंस का रीज़न भी हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में, ऑर्गेनिजम्स वाले, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में हमने ये वेरिएशंस का रीज़न भी देखा था। जो बेसिक रीज़न था, अगर असेक्सुअल वाले ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वाले ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, तो हमने देखा था वहाँ पे वेरिएशंस सिर्फ और सिर्फ डीएनए में कॉपी जो हो रहा है उसमें अगर एरर आ रहे हैं, उसके वजह से वहाँ पे वेरिएशंस आ रहे थे। लेकिन हमने देखा था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, दोज हु रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, उसमें ज़्यादा वेरिएशंस वहाँ पे हमको देखने को मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, और दोनों पेरेंट्स के वहाँ पे क्रोमोसोम्स का, डीएनए का कॉम्बिनेशन वहाँ पे हो रहा था, जिसके वजह से ज़्यादा वेरिएशंस हमको देखने को मिल रहे थे बेटा। दैट दिस वी ऑल हैव सीन इन अवर प्रीवियस क्लासेस, है ना। सो वहाँ पे देखो अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ऑल्सो टेक प्लेस। यानी अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन मतलब वेरिएशन जमा होते जाते हैं। वेरिएशन जमा होते जाते हैं तभी वो कोई सिग्निफिकेंट चेंज वहाँ पे शो कर सकते हैं बेटा, ठीक है। सो वेरिएशंस जमा कैसे हो रहे हैं ये हमको देखना है। हमने ये भी देखा था कि वेरिएशंस गिव अस एडवांटेज फॉर सर्वाइवल, यानी वेरिएशंस हमको सर्वाइव करने में मदद देते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया था बैक्टीरिया का। अगर कोई ऐसा वेरिएंट है बैक्टीरिया का जो हीट को अभी क्या कर पाता है, हीट सहन कर पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सर्वाइव हो जाएगा और बाकी सारों की डेथ हो जाएगी। यानी सारे के सारे वेरिएशंस जो है वो ऑब्वियसली आगे नहीं जाएंगे, सारे के सारे वेरिएशंस आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वेरिएशंस अच्छे भी हो सकते हैं और वेरिएशंस बुरे भी हो सकते हैं। जो वेरिएशंस अच्छे मतलब को कैसे डिसाइड होगा कि वो वेरिएशन अच्छे हैं, मतलब वो वेरिएशंस हमको किसी न किसी तरीके से सर्वाइव करने में मदद कर रहे हैं अगर, तो वो वेरिएशंस हम गुड वेरिएशंस बोलेंगे। और ऐसे वेरिएशंस आगे जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में हमने देखा था, अगर वो टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है तो वैसा वेरिएंट ही आगे जा पाएगा, ठीक है। अब अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन होता है, ऐसा हमने बोला। अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन मतलब बेटा वेरिएशंस जमा होते जाते हैं। अब हमको पता है कि 2 ऑर्गेनिजम्स है, 2 ऑर्गेनिजम्स का जब डीएनए कॉपी हुआ तो उसमें कुछ चेंजेस है, जिसकी वजह से वो दोनों में वेरिएशंस आ गए। अब वो जब आगे रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके डीएनए में जो वेरिएशंस आए हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में कुछ नए वेरिएशंस भी वहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि फिर कॉपी करने में एरर आएगा। समझ में आ रहा है? उनमें जो वेरिएशंस थे वो तो रहेंगे, अब उन्होंने आगे और रिप्रोड्यूस किया तो वहाँ पे नए वेरिएशंस भी और ऐड हो गए। फिर उसमें जो सेकेंड जनरेशन आई, सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन वाले वेरिएशंस भी है, पेरेंट्स वाले वेरिएशन भी है,
अब वो आगे और रिप्रोड्यूस करेंगे तो कुछ नए वेरिएशंस ऐड ऑन होते जाएंगे, यानी वेरिएशंस गायब नहीं हो रहे हैं, वेरिएशंस जमा होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वेरिएशंस डीएनए में आ रहे हैं और हमको पता है डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब क्या ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में? गमिट्स के थ्रू, गमिट से ट्रांसफर हो रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को गमिट्स ही मिलते हैं। याद करो थोड़ा सा 8th चैप्टर हमने देखा है, गमिट्स, मेल गमिट फीमेल गमिट ही ट्रांसफर होता है और मेल गमिट फीमेल गमिट के न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं गमिट्स में, सब हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है, तो कैरेक्टर्स मतलब ही किसका ट्रांसफर हो रहा है? डीएनए का, जीन का, क्रोमोसोम का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, है ना। तो ये जो है, ये जो डीएनए है, इसमें ही चेंजेस आए थे, इसमें ही वेरिएशंस आए थे, तो वो वेरिएशंस गायब तो नहीं होने वाले। एक बार डीएनए में चेंज आ गया मतलब वो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है, जब तक वो ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। सो इफ ऐसे ऑर्गेनिज्म और आगे में रिप्रोड्यूस करते जाएंगे तो और नए वेरिएशंस आते जाएंगे और ऐसे वेरिएशंस पूरे अक्यूमुलेट होते जाएंगे, ऐसे वेरिएशंस अक्यूमुलेट होते जाते हैं और ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशन को भी बढ़ावा देते हैं। वेरिएशंस, हाउ डज वेरिएशंस लीड्स टू इवोल्यूशन? फॉर दैट यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन मतलब क्या। हम चैप्टर में बाद में इवोल्यूशन अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेसिक इवोल्यूशन क्या होता है समझ लो। इवोल्यूशन मतलब जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट आ रहा है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मतलब कुछ अच्छा, कुछ बेहतरी हो रही है उस ऑर्गेनिज्म की, कुछ बेहतर चेंजेस उसमें आ रहे हैं, उसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन। इवॉल्व हो रहा है कोई ऑर्गेनिज्म अगर हम कहते हैं, इसका मतलब क्या, वो बेहतर बनता जा रहा है, उसमें कुछ अच्छे चेंजेस आते जा रहे हैं। अब वो बेहतर कैसे बनेगा? ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, उसमें नई नई चीज़ें, वेरिएशंस आते जाएंगे और वो वेरिएशंस अच्छे होंगे, ठीक है। और वो वेरिएशंस अक्यूमुलेट मतलब जमा होते जाएंगे ओवर जनरेशंस, यानी हमारे बॉडी में जो वेरिएशंस है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सिर्फ हमारे मतलब इस जनरेशन में ही जो डीएनए कॉपिंग में चेंजेस आए उसके वजह से हुआ, नहीं बेटा, वो वेरिएशंस बहुत पुराने जनरेशन्स के भी हो सकते हैं, क्योंकि वेरिएशंस अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं और ऐसे ही वेरिएशंस जब अक्यूमुलेट होते जाएंगे तो वहाँ पे इवोल्यूशन होगा। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, वो हमको आगे में देखना है, लेकिन बेसिक वेरिएशन के वजह से ही इवोल्यूशन भी हो रहा है और वेरिएशन ही हमको सर्वाइव करने में भी मदद करते हैं। वेरिएशंस मतलब क्या? वेरिएशंस मतलब जो हमको डिफरेंसेस देखने मिलते हैं, डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स, डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलते हैं डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स को ट्रेड्स भी बोलता है बेटा, ट्रेड्स ये वर्ड यूज़ करें हम, मतलब ही समझ जाना कैरेक्टर्स। अब क्या कैरेक्टर्स, जैसे कि देख लो एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ईयर लोब का। ये जो ईयर लोब होता है, किसी किसी का ईयर लोब ये हेड से जॉइंट होता है बेटा, हेड के साइड से जॉइंट होता है, और किसी किसी का ईयर लोब फ्री होता है ना। किसी का ईयर लोब इस तरीके से फ्री ईयरलोब होता है और किसी किसी का ईयरलोब जो है वो ऐसे जॉइंट होता है, जॉइंट होता है हेड से, है ना। तो ये वेरिएशंस हो गए जो हमको देखने को मिलते हैं और ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में। आप अपने आप को अपने फ्रेंड से ही कंपेयर करके देख लो, बहुत सारे वेरिएशंस हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हेयर लाइन, किसी किसी का हेयर लाइन जो है, किसी किसी का हेयर लाइन ऐसा स्ट्रेट होता है और किसी किसी का हेयर लाइन ऐसा वी शेप्ड हेयर लाइन होता है ना, ऐसा वी शेप्ड हेयर लाइन हमको देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल थंब अगर देखो, किसी किसी का थंब ऐसा पूरा बेंड हो सकता है, किसी किसी का थंब बेंड नहीं हो पाता है, वो स्ट्रेट ही रहता है। यानी ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हमको ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलते हैं और ये वेरिएशंस कहीं ना कहीं हमको हमारे वेरिएशंस मतलब आपस में जो चेंजेस है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भी रिलेटेड होता है बेटा। यानी आप देखोगे तो आपके किसी पेरेंट का थंब शायद बेंड होता होगा और किसी का नहीं होता होगा, है ना। सो वो जो वेरिएशंस है, वो जो डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स है, वो हमको हर इंडिविजुअल में देखने को मिलते हैं। और हमने ये भी देख लिया है कि वेरिएशंस आते कैसे हैं, ये हम देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। वेरिएशंस डीएनए में कॉपी होने की वजह से आते हैं, वेरिएशंस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है उसके वजह से आते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने देख ली कि क्या होता है हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑल। अभी हमको देखना है रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। हम बोल रहे हैं जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट टॉल है और एक पेरेंट शॉर्ट है। शॉर्ट को ही बेटा ड्वार्फ बोलता है, शॉर्ट को बोलता है ड्वार्फ। एक पेरेंट टॉल है और एक पेरेंट क्या है बेटा, एक पेरेंट शॉर्ट है। वन पेरेंट इज टॉल एंड अनदर पेरेंट इज शॉर्ट। सो
अब जो ऑफस्प्रिंग वहाँ पे होगा, जो चाइल्ड वहाँ पे होगा, वो टॉल होगा क्या या फिर वो शॉर्ट होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये कौन डिसाइड करने वाला है, ये सारी चीज़ें, इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट होना, मतलब पेरेंट्स से कैरेक्टर ट्रांसफर होकर ऑफस्प्रिंग में आना, यानी कोई कैरेक्टर है, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, यानी कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होकर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है। तो जैसे कि अभी हमको पता है कि हमारे पास तो पेरेंट्स से भी क्रोमोसोम आए हैं, मतलब मेल पेरेंट्स से भी आए हैं और फीमेल पेरेंट्स से भी क्रोमोसोम्स आए हैं। इसका मतलब कि कैरेक्टर जो है उसके लिए पेरेंट ने भी, दोनों पेरेंट ने कंट्रीब्यूट किया इक्वली, मेल पेरेंट ने भी और फीमेल पेरेंट ने भी। तो फिर एक्सप्रेस कौन सा होगा? फादर ने टॉलनेस के लिए कंट्रीब्यूट किया है और मदर अगर ड्वार्फ है तो मदर ने ड्वार्फनेस के लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो वो ऑफस्प्रिंग में हमको टॉल कैरेक्टर देखने मिलेगा या ड्वार्फ कैरेक्टर देखने मिलेगा। ये सारी चीज़ों के कुछ रूल्स होते हैं बेटा, किस तरीके से कौन सा कैरेक्टर दिखाई देगा, कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, इसके रूल्स होते हैं। और ये रूल्स हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स विच वर परफॉर्म्ड बाय मेंडल को ना बहुत बड़ा क्या बोलेंगे हम, पायनियर माना गया है ये वाले इनहेरिटेंस के फील्ड में, जेनेटिक इनहेरिटेंस, किस तरीके से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, किस तरीके से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर फिर एक्सप्रेस होगा। अब मदर और फादर, एक टॉल है एक शॉर्ट है, तो वो ऑफस्प्रिंग टॉल होगा कि शॉर्ट होगा, ये सब कैसे डिसाइड होता है। इसके लिए ना मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट पे। पी का प्लांट पीसम सेटाइवम उसका बायोलॉजिकल नेम होता है, उस पे उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिस एक्सपेरिमेंट्स के मदद से उसने पूरी चीज़ें समझा के बताई या पूरा उसने कंक्लूजन निकाला कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कब होगा कब नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उसने बताई थी बेटा। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट पढ़ने के पहले, वो एक्सपेरिमेंट स्टडी करने के पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जो टर्म्स उसने यूज़ किए थे या कंसेप्ट क्या है, तब हम वो एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ पाएंगे बेटा। तो कुछ हम बेसिक चीज़ें पहले देखते हैं। हमको पता है क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में। क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ डीएनए, किसके बने होते हैं क्रोमोसोम डीएनए का ही बना होता है। हमको पता है डीएनए का कॉइलिंग होता है तो क्रोमोसोम बनता है, विच कैरीज द जीन्स। और डीएनए के ऊपर में क्या होता है बेटा, डीएनए के ऊपर में होते हैं जीन्स। नाउ व्हाट आर जीन्स? अ जीन गवर्न्स सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन। देखो अभी मैं बता रही हूँ, ये है हमारा पूरा, समझ लो एक लंबा सा डीएनए, पूरा लंबा सा डीएनए। अब डीएनए का एक पीस, एक टुकड़ा, एक पीस, इतना ही पीस जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। हमको पता है हमारे बॉडी में जितने कैरेक्टर्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के पास है। इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के पास है। मतलब मेरा स्किन का कलर कैसे होने वाला है, मेरे हेयर्स कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, मेरे आई का कलर क्या होगा, मेरी हाइट कितनी होंगी, मेरी इंटेलिजेंस कितनी होंगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास में है, डीएनए बोल लो या क्रोमोसोम बोल लो, उसके पास में है। और ये डीएनए और क्रोमोसोम ही पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू गमेट्स, है ना, क्रोमोसोम ही ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इसलिए गमेट्स को लिंक भी कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक हो गया वो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच का, क्योंकि पेरेंट्स के थ्रू गमेट्स ही आ रहे हैं और गमेट्स में क्या है बेटा, क्रोमोसोम्स या डीएनए ही है, और ये क्रोमोसोम और डीएनए के ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ बात करनी है हाइट की, यानी एक कैरेक्टर की, सिर्फ और सिर्फ बात करनी है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की, तो उसके लिए डीएनए, पूरा का पूरा डीएनए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। डीएनए में एक छोटा सा टुकड़ा होगा जो सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, यानी एक पीस, अलग अलग पीसेस। ऐसा हो सकता है कि ये जो है, ये वाला जो पीस ऑफ डीएनए है वो कंट्रोल कर रहा है किसको, हाइट को, मतलब वो हाइट को कंट्रोल कर रहा है। ये जो पीस ऑफ डीएनए है वो कंट्रोल कर रहा है फॉर एग्जांपल कलर, स्किन कलर को, ठीक है, स्किन कलर को। अब ये कैसे कंट्रोल करता है ना, ये हम थोड़ा आगे में देखेंगे बेटा। आगे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जीन किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है
वो एक कैरेक्टर को, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। जीन मतलब समझ में आ गया, जीन मतलब एक पीस ऑफ डीएनए, एक पीस ऑफ डीएनए जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कैसे? क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्रोटीन बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक प्रोटीन मतलब ये जीन हो गया ना, ये जीन इसके पास में एक प्रोटीन बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, ये जीन के पास में किसी दूसरे प्रोटीन बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। ये प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा, और ये प्रोटीन्स ही किसी न किसी तरीके से वो कैरेक्टर को कंट्रोल करने में हिस्सा लेते हैं। इसीलिए हमने बोला कि जीन क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? एक कोई प्रोटीन बना के, एक कोई प्रोटीन बना के। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो आपको ये पूरा चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से एक प्रोटीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है बेटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जीन मतलब जीन इज अ पीस ऑफ डीएनए, अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए जिसके पास में एक प्रोटीन बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, और वो फिर क्या कंट्रोल करता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मतलब हमारे क्रोमोसोम पे ऐसे हजारों जीन्स होते हैं, या हमारे डीएनए पे ऐसे हजारों जीन प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे बॉडी को बनाने हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल करने हैं। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला एक जीन। तो क्लियर हो गया। इसीलिए हम क्या कहेंगे, जीन्स आर एक्चुअल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी दैट ट्रांसफर कैरेक्टर। मतलब एक्चुअली ट्रांसफर होके कौन आ रहा है, गमिट्स आ रहे हैं। गमिट्स में क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे क्या है, डीएनए है, और डीएनए पे क्या है, जीन है। सीधी बात है, क्रोमोसोम डीएनए का बना है और डीएनए पे अलग अलग जीन्स है, और हमको पता है जीन ही एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, और क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब क्या ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जीन्स आर एक्चुअल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी दैट ट्रांसफर कैरेक्टर। तो इसीलिए हमने जीन्स को ही कहा कि जीन्स ही यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन कर रहा है कैरेक्टर्स को ट्रांसफर, जीन्स। हमारे पेरेंट्स से हमको क्रोमोसोम मिले, मतलब ही क्या मिले, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जीन्स मिले। समझ में आ गया। तो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होके आ रहा है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी क्या ट्रांसफर हो रहा है, कैरेक्टर को कौन ट्रांसफर कर रहा है, कैरेक्टर कौन से फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, कैरेक्टर जीन्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कैरेक्टर हो गया हाइट। अब वो हाइट को कंट्रोल करने के लिए एक जीन है हमारे पास। अगर मैं कैरेक्टर को बोल दूं कैरेक्टर फॉर एग्जांपल हाइट है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन है कि वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन है, और वो जीन ही ट्रांसफर हो रहा है, जीन ही ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इसीलिए हमने कहा जीन्स आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ, सीधी सी बात है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या आता है बेटा, गमिट्स आता है। ये हम रिप्रोडक्शन में देख चुके हैं, मेल गमिट फीमेल गमिट दोनों का फ्यूजन होकर जाइगोट बन रहा है। गमिट्स आ रहे हैं मतलब गमिट्स में न्यूक्लियस है, उनके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है। लेकिन क्रोमोसोम्स कैसे है बताओ, हैप्लॉइड है वो। हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं गमिट्स में, मियोसिस से गमिट्स बनते हैं। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब 23 क्रोमोसोम मेल गमिट में, 23 क्रोमोसोम फीमेल गमिट में, और दोनों का कॉम्बिनेशन होकर 46 नॉर्मल नंबर वहाँ पे रिस्टोर हो जाता है। इसका मतलब क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहे हैं। क्रोमोसोम मतलब डीएनए ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गमिट्स के थ्रू, और डीएनए ट्रांसफर हो रहा मतलब जीन ट्रांसफर हो रहा है, और जीन ही कंट्रोल करता है कैरेक्टर को। इसलिए हमने जीन को बोल दिया यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी दैट ट्रांसफर कैरेक्टर, क्योंकि जीन कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर को, और एक्चुअली में जीन ही ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ट्रांसफर हो रहा है मतलब हेरिडिटी। समझ में आ गया, ये बेसिक चीज होगी। अब देखेंगे, ईच ऑर्गेनिज्म रिसीव्स 2 जीन्स फॉर ईच कैरेक्टर। हर ऑर्गेनिज्म के पास ना बेटा 2 जीन होते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए। एक कैरेक्टर मतलब हाइट, ये कैरेक्टर हो गया, तो उसके पास 2 जीन होंगे हाइट के लिए ही। अब मैम 2 जीन उसके पास कैसे होंगे, तो बेसिक चीज़ है, ह्यूमन बीइंग के पास में कितने क्रोमोसोम्स हैं टोटल, 23 पेयर्स। अभी मैं यहाँ बना लेती हूँ, समझ लो, ठीक है। ऐसे क्रोमोसोम्स सिंपल बनाती हूँ, ठीक है। ये हो गया एक क्रोमोसोम, 2 3 4 5
को समझो, 4 पेयर मैंने बनाए, ऐसे टोटल 23 पेयर्स है, बट 23 पेयर्स बनाना तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन समझ में आ रहा है 4 पेयर्स मैंने बनाए, ऐसे टोटल 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स किसी भी इंडिविजुअल के पास होते हैं, उसमें से 23 आ रहे हैं कहाँ से, मेल गमिट से, और 23 आ रहे हैं फीमेल गमिट, यानी 23 क्रोमोसोम्स फादर से और 23 क्रोमोसोम्स मदर से आ रहे हैं। तो अगर मैं बोल लूँ कि ये हर पेयर में का एक क्रोमोसोम, यानी ये ब्लू वाले आ रहे हैं फादर से और ये जो ग्रीन में मैंने बनाए हैं ये क्रोमोसोम्स आ रहे हैं मदर से, है ना, ये क्रोमोसोम्स आ रहे हैं मदर से। और क्रोमोसोम पे है जीन, क्रोमोसोम पे डीएनए और डीएनए पे जीन, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि क्रोमोसोम पे ही जीन्स है। अब अगर हाइट वाला जीन, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे बहुत सारे जीन्स होंगे बेटा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीन्स होंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे जीन्स यहाँ पे होंगे। तो हम अभी एक ही कैरेक्टर लेके बात करते हैं। अगर कैरेक्टर है हाइट, तो अगर यहाँ पे हाइट के लिए एक जीन है, ठीक है, फादर के क्रोमोसोम पे जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, पहली पेयर है, उस पे हाइट के लिए एक जीन है, तो वैसा ही जीन इस क्रोमोसोम पे भी होगा ना, मदर वाले क्रोमोसोम पे भी यहाँ पे एक जीन होगा सेम हाइट के लिए, जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है। और ये वाला जीन जो है वो क्या करेगा, वो भी हाइट को कंट्रोल करेगा, लेकिन ये क्रोमोसोम फादर से आया है और ये क्रोमोसोम मदर से आया है, इसीलिए हमने बोला ईच ऑर्गेनिज्म रिसीव्स 2 जीन्स। क्यों? क्योंकि हर इसके पास में 2 क्रोमोसोम है, मतलब पेयर में है क्रोमोसोम्स, पेयर में क्रोमोसोम्स है, मतलब क्रोमोसोम के ऊपर में जो जीन है वो भी पेयर में है। एक कहाँ से आया, 1 रिसीव्ड फ्रॉम ईच पेरेंट, एक कहाँ से आया फादर से और दूसरा कहाँ से आया मदर से। फिर से एक बार बताती हूँ, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, यानी जोड़ियों में क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम की पेयर्स है, तो क्रोमोसोम की पेयर्स है मतलब क्रोमोसोम के ऊपर में जीन जो है, जीन की भी पेयर्स है, जीन की भी पेयर्स है, यानी 2 जीन वहाँ पे हो गए। पेयर मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन। ऐसे कोई भी कैरेक्टर ले लो, स्किन कलर के लिए अगर यहाँ पे जीन है तो सेम मदर के पास में भी वो जीन होगा, मदर के पास में भी वो जीन होगा, यानी हर एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन्स होते हैं, 2 जीन्स होते हैं। 1 रिसीव्ड फ्रॉम ईच पेरेंट, एक मेल पेरेंट से आया और एक फीमेल पेरेंट से आया। अब यही तो हमको देखना है कि एक्सप्रेस कौन सा होगा। दोनों एक्सप्रेस तो नहीं हो सकते। अगर ये जो जीन मैं बोल रही हूँ हाइट वाला है, ये पेरेंट जो है, मेल पेरेंट जो है, वो मेल पेरेंट के पास में ये वाला जो जीन है वो टॉलनेस के लिए है। और ये जो है कैरेक्टर है ना, हर कैरेक्टर का 2 एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि टॉलनेस, हाइट की बात करूँ तो ये वाला जीन है टॉल वाला, और ये वाला जीन है जो मदर के पास में है वो जीन है ड्वार्फ यानी शॉर्ट वाला। तो अभी हमको वही तो देखना है कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, वो ऑफस्प्रिंग में वो ऑर्गेनिज्म में दोनों जीन है, टॉल वाला और ड्वार्फ वाला, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही समय पे लंबा और छोटा दोनों हो सकता है क्या? नहीं, एक तो वो लंबा होगा या वो ड्वार्फ होगा, है ना। सो हमको वही सारी चीज़ें देखनी है कि कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। अब देखो, द जीन विच डिसाइड्स अपीयरेंस, मतलब इन दोनों में से वो जीन जो अपीयरेंस मतलब वो कैसा दिख रहा है, मतलब वो टॉल है क्या या वो ड्वार्फ है, जो जीन डिसाइड करने वाला है इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन, मतलब दूसरे जीन के प्रेजेंस में भी, दूसरा अलग जीन, अपोजिट जीन, मतलब ये टॉल वाला जीन है और ये ड्वार्फ वाला जीन है। अब इन दोनों में से जो जीन जो दूसरे के अपीयरेंस में भी, दूसरे के प्रेजेंस में भी खुद को एक्सप्रेस करता है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन। एक सिंपल एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, डोमिनेंट ये वर्ड भी हमने सुना होगा। डोमिनेंट नॉर्मली हम सुनते हैं वो इंसान बहुत डोमिनेटिंग है, ऐसा हम बोलते हैं। डोमिनेंट या डोमिनेटिंग मतलब क्या? जो दूसरे को दबा देता है, उसको हम कहेंगे डोमिनेट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं,
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा आंसर देते हैं बेटा, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आंसर तो पता होता है, लेकिन वो आंसर देते नहीं है, वो हिचकिचाते हैं, वो आंसर दे नहीं पाते क्लास में सबके सामने। अब किसी ने टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो जो डोमिनेटिंग बच्चे हैं, जो आंसर हमेशा देते हैं, वो आंसर दे देंगे इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स। मतलब दूसरे स्टूडेंट भी है जिनको आंसर पता है लेकिन वो आंसर नहीं दे रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर दे देते हैं। अब जो आंसर दे रहा है वो आंसर नहीं देने वाले के प्रेजेंस में भी आंसर देगा। समझ में आ रहा है? जो आंसर नहीं दे रहा है वो रहे या नहीं रहे उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो खुद अपना आंसर देगा ही। ऐसे इसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, मतलब प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव, यानी दूसरे के प्रेजेंस में भी वो खुद को अपीयर हो रहा है, मतलब खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे जीन को हम कहेंगे डोमिनेंट जीन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एक दिन ना वो डोमिनेंट बच्चे अब्सेंट है, मतलब जो हमेशा क्लास में आंसर देते हैं वो आए ही नहीं, वो अब्सेंट है। तो अब फिर टीचर ने क्वेश्चन पूछा, तो अब जो बच्चे जिनको आंसर तो पता होता था पर वो आंसर देते नहीं थे क्योंकि पहले ही वो दूसरे बच्चे आंसर दे देते थे, अब वो बच्चे ही अब्सेंट है क्लास में। तो अब टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो अब क्या होगा, अब वो बच्चे जो कभी आंसर नहीं देते थे दूसरे के प्रेजेंस में, वो आंसर दे रहा है, क्यों? क्योंकि दूसरा कोई आंसर देने वाला वहाँ पे है नहीं। अब उसको आंसर पता तो होता था लेकिन वो आंसर देता नहीं था। इसका मतलब उसने खुद को एक्सप्रेस किया, लेकिन डोमिनेंट के प्रेजेंस में वो कर पाया क्या? नहीं। उसने कब खुद को एक्सप्रेस किया? जब सारे के सारे उसके जैसे ही थे, यानी सारे के सारे लोग बिना आंसर देने वाले थे, जिनको पता हो सकता है नहीं हो सकता लेकिन बिना आंसर देने वाले थे, यानी उसके जैसे ही थे, तभी उसने एक्सप्रेस किया खुद को। डोमिनेटिंग के प्रेजेंट में उसने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया। तो वही द जीन विच कैन डिसाइड अपीयरेंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन, यानी आइडेंटिकल मतलब खुद के जैसा ही अगर जीन होगा और तब वो एक्सप्रेस हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रेसेसिव जीन, है ना। यानी जो हमेशा आंसर देते थे वो रेसेसिव के प्रेजेंस में भी आंसर देंगे, यानी वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे। रेसेसिव अल्टरनेटिव मतलब रेसेसिव के प्रेजेंस में भी, इसीलिए उनको हमने कहा डोमिनेंट, लेकिन जो रेसेसिव है वो सिर्फ रेसेसिव के प्रेजेंस में ही खुद को एक्सप्रेस करेगा। डोमिनेंट आ गया तो डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस कर देगा, रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ है बेटा, विच कैन डिसाइड अपीयरेंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन, यानी अगर दूसरा भी रेसेसिव है तो ही, यानी दोनों भी रेसेसिव है तब तो उनको आंसर देना ही पड़ेगा ना, एक न एक को तो आंसर देना ही पड़ेगा, तब वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा आपको। डोमिनेंट जो दूसरे के प्रेजेंस में भी आंसर दे देगा, रेसेसिव जो सिर्फ खुद के जैसे रेसेसिव के प्रेजेंस में ही आंसर देगा। डोमिनेंट के आते ही वो दब जाता है, ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझो, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, यहाँ पे अब दोनों अलग हो गया ना, ये वाला केस आ गया, अल्टरनेटिव जीन है, यानी दोनों अलग अलग, आइडेंटिकल सेम है क्या? नो, दोनों अलग अलग है, एक टॉल वाला है एक ड्वार्फ वाला है। तो अब इसमें से जो खुद को एक्सप्रेस करेगा उसको हम कहेंगे डोमिनेंट जीन, और उसको लिखा जाता है बेटा कैपिटल लेटर से। तो मैं बता देती हूँ, ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सब हमको पता चला है कि कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन सा रेसेसिव होता है। ये मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए और तब जाके हमको पता चला। अभी हमको पता है इसलिए हम बोल सकते हैं कि टॉल वाला जो है ना वो डोमिनेंट होता है, ये हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पी प्लांट में जो टॉल कैरेक्टर होता है वो होता है डोमिनेंट। यानी दूसरा अगर ड्वार्फ जीन भी है, दूसरा वाला जीन ड्वार्फ वाला भी है, तो भी टॉल खुद को एक्सप्रेस करेगा, यानी खुद अपीयर होगा, यानी प्लांट टॉल दिखाई देगा। इसीलिए डोमिनेंट जीन कौन सा हो गया? टॉल, और वो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर, यानी उसको हम लिखते हैं कैपिटल टी से बेटा, कैपिटल टी से। अब द जीन विच कैन डिसाइड अपीयरेंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन, मतलब अगर ये ड्वार्फ वाला है और ये जीन, ये जो दूसरे क्रोमोसोम पे जो जीन है वो भी अगर ड्वार्फ वाला ही जीन है, तब जाके वो एक्सप्रेस होगा, यानी अपीयर होगा, यानी दोनों ड्वार्फ जीन रहेंगे, दोनों जीन ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए, शॉर्ट हाइट के लिए रहेंगे, तभी शॉर्ट हाइट एक्सप्रेस हो पाएंगी, इसीलिए उसको हमने कहा रेसेसिव जीन।
एक भी अगर यहाँ पे क्या आ गया, एक भी अगर टॉल वाला आ गया तो ड्वार्फ खुद को एक्सप्रेस, ड्वार्फ तो है एक, ड्वार्फ तो एक है लेकिन खुद को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो खुद को कब एक्सप्रेस करेगा, जब दोनों भी ड्वार्फ यानी दोनों भी आइडेंटिकल यानी दोनों भी रेसेसिव रहेंगे। और उसको हम लिखते हैं बेटा स्मॉल लेटर से, करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर यानी छोटा टी, यानी ऐसा मत लिखना ड्वार्फ के लिए डी, ऐसा नहीं लिखते हैं। जो डोमिनेंट होता है ना उसी का स्मॉल लिखते हैं, उसी का स्मॉल यानी कैपिटल टी, तो ये स्मॉल टी। अभी समझ में आया? फिर से अभी एक बार बताती हूँ मैं। 2 क्रोमोसोम है, हर पेयर है ना क्रोमोसोम की, यानी 2 क्रोमोसोम है, पेयर है यानी 2 क्रोमोसोम है, एक फादर से, एक मेल पेरेंट से, एक फीमेल पेरेंट से, यानी दोनों के ऊपर में जीन्स है, दोनों के ऊपर में जीन्स है। हर एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन, एक पेरेंट से आया, एक दूसरे पेरेंट से आया जीन। अब जीन जो दूसरे के प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस होगा। अभी मुझे बताओ ये टॉल है और ये टॉल है, तो भी टॉल ही रहेगा, जो प्रोजेनी है वो टॉल ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक भी डोमिनेंट जीन आ गया तो वो खुद को एक्सप्रेस कर देगा, यानी कि यहाँ पे तो दोनों ही डोमिनेंट है यानी टॉल रहेगा वो। अब मुझे बताओ ये वाला जीन अगर ड्वार्फ वाला है, ये वाला जीन ड्वार्फ वाला है, तो कौन एक्सप्रेस होगा? तो भी टॉल ही एक्सप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि टॉल डोमिनेंट है, मतलब ड्वार्फ के प्रेजेंस में भी वो खुद को एक्सप्रेस कर देता है। ड्वार्फ रहे, रेसेसिव रहे या नहीं रहे उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो तो खुद अपना आंसर, वो बच्चा तो अपना आंसर देगा ही, मतलब टॉल खुद को एक्सप्रेस करेगा ही, यानी टॉल है डोमिनेंट। अब मुझे बताओ, अब दोनों जो जीन है वो ड्वार्फनेस वाले, तो अब जो ऑफस्प्रिंग है वो टॉल रहेगा क्या? नहीं। अब अपीयर होगा बेटा कौन सा? अब अपीयर होगा रेसेसिव कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों जीन कैसे है? आइडेंटिकल है, दोनों ड्वार्फ है, दोनों ड्वार्फ है। द जीन विच कैन डिसाइड अपीयरेंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन, उसको बोलते हैं रेसेसिव जीन। तो ड्वार्फ क्या हो गया? रेसेसिव जीन, और हमने लिखा स्मॉल टी से। अब आप बोलोगे मैम दोनों टॉल है तो भी टॉल ही आता है, दोनों टॉल है तो भी ऑफस्प्रिंग टॉल ही होगा, तो ये भी तो आइडेंटिकल हो गए, तो इसको हमने रेसेसिव क्यों नहीं बोला बेटा? क्यों? क्योंकि टॉल अगर अकेला भी रहेगा, दूसरे ड्वार्फ के साथ भी रहेगा, तो भी वो टॉल एक्सप्रेस होगा ही। लेकिन ड्वार्फ अगर दूसरे टॉल के साथ, तो ड्वार्फ एक्सप्रेस नहीं होगा, ड्वार्फ सिर्फ दूसरे ड्वार्फ के साथ एक्सप्रेस होगा, इसलिए वो रेसेसिव है। टॉल के साथ भी एक्सप्रेस होगा और टॉल दूसरे ड्वार्फ के साथ भी एक्सप्रेस होगा, यानी उसको बाजू वाले से फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर एक भी टॉल वाला कैरेक्टर रह गया, एक भी टॉल वाला जीन रह गया, तो वो खुद अपीयर होगा ही, इसीलिए वो हो गया बेटा डोमिनेंट। आई होप अभी आपको डोमिनेंट और रेसेसिव का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जीन कैसे होते हैं, जीन पेयर में होते हैं। क्यों? कि क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं। जैसे कि हमको पता है आधे क्रोमोसोम हमको फादर से मिले, आधे मदर से, यानी 23 पेयर्स, हर पेयर में का एक क्रोमोसोम फादर से, एक क्रोमोसोम मदर से, यानी हर पेयर में का एक जीन फादर से और एक जीन मदर से। इसका मतलब हर कैरेक्टर के लिए वो इंडिविजुअल के पास में 2 जीन्स होता है बेटा, ठीक है, 2 जीन्स आर देयर। तो अभी ये पूरा हमने पढ़ लिया, आगे थोड़े से और 1-2 टर्म सीखेंगे और उसके बाद में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट देखेंगे। चलो, तो बेटा हमने पढ़ लिया कि जीन्स जो है वही कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। हमने देख लिया कि जीन पेयर में होते हैं, क्योंकि अभी हमको पता है कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं और क्रोमोसोम पे जीन है, मतलब जीन भी पेयर में होते हैं, जीन भी 2 होते हैं। हर एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन होते हैं, जिसमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव, या दोनों डोमिनेंट या दोनों रेसेसिव हो सकते हैं, ठीक है। वो टोटली डिपेंड करेगा कि पेरेंट के पास में कौन सा जीन है, क्योंकि एक जीन आएगा मेल पेरेंट से और एक जीन आएगा फीमेल पेरेंट से। अब वो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, दोनों भी टॉल, दोनों भी ड्वार्फ, एक ड्वार्फ या एक टॉल एक ड्वार्फ, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन वो हो सकता है, लेकिन 2 होंगे इतना हमको अभी पता है। लेकिन मेंडल को उस टाइम पे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, आज हमको पता है। हमको क्यों पता है? क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारी स्टडीज़, सब कुछ हो चुका है बेटा, सब कुछ साइंटिस्ट ने किया है, इसलिए हम आज इतने आसानी से ये सारी चीज़ें
बता पा रहे और समझ पा रहे, लेकिन हमको यही देखना है कि मेंडल ने कैसे पता लगाया कि जीन्स 2 होते हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन होते हैं, ये मेंडल ने कैसे पता लगाया वो हमको समझना है। उसको ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन उसके पहले और हमको कुछ 1-2 टर्म्स समझ लेंगे बेटा। देखो, द कैरेक्टर विच इज़ विजिबल, मतलब कैरेक्टर हो गया हाइट, ठीक है, हाइट। अब उसके दो उसके अपीयरेंस हो सकते हैं हाइट के, एक तो लंबा या छोटा। तो जो विजिबल है ना, जो विजिबल कैरेक्टर है, मतलब अगर इफ हाइट के लिए जो भी विजिबल कैरेक्टर रहेगा, यानी टॉल है या ड्वार्फ है, तो वो हो जाएगा उसका फिनोटाइप। उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। सिंपली फिजिकल अपीयरेंस आप कह सकते हो, फिजिकल अपीयरेंस, जो चीज़ दिखाई दे रही है वो हो जाता है फिनोटाइप। कोई डार्क है स्किन में या कोई लाइट स्किन्ड है या जो भी है, सो जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो हो जाएगा उसका फिनोटाइप। लेकिन उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कुछ जीन्स भी वहाँ पे होंगे, द जीन्स प्रेजेंट फॉर दैट कैरेक्टर, यानी हाइट ये कैरेक्टर है और जो चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब अगर फिनोटाइप में बोल रही हूँ फिनोटाइप टॉल है, तो ये टॉल के लिए उसके पास में कैसे जीन है, टॉल के लिए जीन्स तो पेयर में होता है ना, अब वो कैसे जीन है वो हो जाएगा उसका जीनोटाइप, वो हो जाएगा उसका जीनोटाइप। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। टॉल ये फिनोटाइप हो गया, यानी वो दिख टॉल रहा है तो फिनोटाइप, लेकिन टॉल के लिए अब उसके पास में टॉल, क्योंकि हमको पता है डोमिनेंट कैरेक्टर है, टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ड्वार्फनेस को दबा रहा है, वो आगे हम देखेंगे कैसे पता चला। तो टॉल, अगर दोनों टॉल रहे तो भी वो फिनोटाइप टॉल होगा, लेकिन एक टॉल जीन और एक ड्वार्फ जीन रहा तो भी फिनोटाइप टॉल होगा। यानी टॉल के लिए उसका जीन्स कौन से प्रेजेंट है, वो कैरेक्टर के लिए कौन से जीन्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं बेटा जीनोटाइप। आगे में देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब 2 पेरेंट्स को अगर क्रॉस किया, यानी उनका रिप्रोडक्शन कराया, When 2 parents cross to produce offspring, तो वहाँ offspring तैयार होगा। वो जो offspring रहेंगे उसको बोलेंगे फर्स्ट फिलायल जनरेशन। उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट फिलायल जनरेशन। जो 2 पेरेंट्स है उसका हमने क्रॉस कराया और उसको बोलेंगे, जो ऑफस्प्रिंग वहाँ तैयार हुए उसको बोलेंगे फर्स्ट फिलायल जनरेशन। इफ अगर हमने ये फर्स्ट फिलायल जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया, यानी उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो रिप्रोडक्शन होगा ना वहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ऑल। अगर हमने फर्स्ट फिलायल जनरेशन वाले ऑफस्प्रिंग का सेल्फ क्रॉस करवाया तो वहाँ पे जो जनरेशन तैयार होंगे उसको बोलेंगे F2 जनरेशन या सेकेंड फिलायल जनरेशन, ठीक है, सेकेंड फिलायल जनरेशन। समझ में आ रहा है? पेरेंट्स को क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फिलायल जनरेशन, फिर जो फर्स्ट फिलायल जनरेशन मिली उसको आपस में क्रॉस करवाया, रिप्रोड्यूस करवाया, तो क्या मिलेगा, सेकेंड फिलायल जनरेशन या F2 जनरेशन, ठीक है। अभी हमको देखना है कि ये सारी चीज़ें इनहेरिट कैसे हो रही है। इनहेरिटेंस मतलब क्या, इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस मतलब होता है बेटा द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स जो हो रहा है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, जो जेनेटिक है, मतलब जो कैरेक्टर्स जो जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं उसी को कहा जाता है इनहेरिटेंस। उसी को क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स, यानी जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं जीन्स के द्वारा, उसको ही कहा जाता है इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने क्या किए, कुछ पी प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। मेंडल ने पी के प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए ये इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए, मतलब किस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है क्या, कौन सा कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस होगा, ये सारी चीज़ें उसने जानने के लिए क्या किए, बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और उसके मदद से ही आज हम ये सारे कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि जीन्स पेयर में होते हैं और सारी चीज़ें। कैसे हुआ वो अभी हम देखेंगे बेटा। अब उसके लिए सबसे पहले हमको उसके लिए देखो
मेंडल ने जो पी प्लांट लिए ना, मेंडल ने ऐसे पी प्लांट लिए जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट कैरेक्टर्स, मतलब टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट के बीच में उसने क्रॉस यानी रिप्रोडक्शन करवाया। क्यों? क्योंकि उसको देखना था अगर एक टॉल है एक शॉर्ट है तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो टॉल रहेगा क्या, शॉर्ट रहेगा क्या, वो सारी चीज़ें उसको इनहेरिटेंस स्टडी करनी थी। तो उसको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसने चुने। कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? टॉल, शॉर्ट, राउंड या व्रिंकल्ड सीड्स, मतलब जो सीड्स है वो एक तो राउंड होगी या व्रिंकल्ड होगी, ठीक है, ऐसी सिकुड़ी हुई। वाइट फ्लावर्स या वायलेट फ्लावर्स, ऐसे उसने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चुने और फिर ऐसे प्लांट्स को लिया और क्या किया, उनका क्रॉस कराया। तो अगर प्लांट में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मतलब अगर हम ऐसे सिर्फ टॉल और शॉर्ट यही हाइट को, यही एक ही कैरेक्टर को लेके अगर स्टडी करते हैं तो उसको बोलेंगे बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब हमने प्लांट दो लिए लेकिन उनमें डिफरिंग कैरेक्टर सिर्फ एक है, डिफरिंग कैरेक्टर सिर्फ एक है, मतलब सिर्फ हाइट के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम एक ही समय पे दो कैरेक्टर्स, मतलब अगर हम टॉल प्लांट जिसकी राउंड सीड्स है और शॉर्ट प्लांट जिसकी व्रिंकल्ड सीड है, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो हम दो कैरेक्टर एट ए टाइम पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो हम मोनो हाइब्रिड के बाद देखने वाले हैं। लेकिन अभी सबसे पहले हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, यानी जहाँ पे सिर्फ हम एक कैरेक्टर एट अ टाइम, वन कैरेक्टर एट अ टाइम की स्टडी करेंगे। ओके, सो जो कैरेक्टर हम ले रहे हैं यहाँ पे, या मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया था वो था हाइट, ठीक है। अब हाइट के दो एक्सप्रेशन है, या तो टॉल या तो शॉर्ट हो सकता है, टॉल हो सकता है या तो शॉर्ट हो सकता है। देखो पेरेंट्स जो उसने लिए वो पेरेंट्स कैसे थे, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। प्योर मतलब क्या, हमको पता है जीन्स पेयर में होते हैं, जीन्स पेयर में होते हैं, और जीन्स जब पेयर में होता है तो अगर टॉल है, प्योर टॉल मतलब दोनों भी टॉल वाले जीन होने चाहिए, और ड्वार्फ अगर है तो दोनों भी ड्वार्फ वाले जीन होने चाहिए, उसको हम कहेंगे प्योर टॉल या प्योर ड्वार्फ। तो देखो ये टॉल है यानी इसके पास में जीन्स दो है टॉलनेस के लिए, दोनों भी कैपिटल टी मतलब दोनों भी टॉल वाले, इसलिए उसको बोला प्योर टॉल। प्योर ड्वार्फ, ड्वार्फ तो प्योर ही रहेगा क्योंकि क्या होता है, वो रेसेसिव कैरेक्टर है, वो रेसेसिव कैरेक्टर है, मतलब सिर्फ स्मॉल टी के प्रेजेंस में ही वो एक्सप्रेस होगा बेटा, सिर्फ स्मॉल टी के प्रेजेंस में ही वो एक्सप्रेस होगा। ओके, सो उसने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को क्रॉस कराया, वो हो गए पेरेंट्स। अब मुझे बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे होने वाला है तो वहाँ पे गमिट्स फॉर्म होंगे, और गमिट्स जब फॉर्म होंगे तो गमिट्स में क्या होते हैं, उतने ही क्रोमोसोम नंबर होंगे, क्या क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा मतलब जीन हाफ हो जाएगा, यानी पेयर में से एक ही आएगा, गमिट्स में पेयर में से एक ही आएगा। तो यहाँ पे दोनों बनेंगे, मतलब ऐसा एक बन रहा मतलब ऐसे दो गमिट बनेंगे जिसमें क्या होगा, दो गमिट बनेंगे और दोनों में ऐसे कैपिटल टी यानी दो अलग अलग जीन यहाँ पे दो गमिट्स में चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, इसलिए हमने एक ही लिखा यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब नहीं ऐसा नहीं कि एक ही गमिट बनेगा, नो बेटा, ये पेयर में है जीन्स तो वो स्प्लिट होके दो गमिट बना लेंगे क्योंकि गमिट में पेयर में का एक ही आएगा। तो इस तरीके से गमिट हुआ और जब उसका फ्यूजन होगा तो हमको F1 जनरेशन मिलेगी, है ना, यहाँ पे हमने लिखा है when two parents cross to produce offspring, तो उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। तो यहाँ पे देखो एक पेरेंट से हमको कैपिटल टी मिला और दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी वाला जीन मिला, लेकिन उस टाइम पे मेंडल को ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये डोमिनेंट रेसेसिव ये एक दो होते हैं ऐसा कुछ भी उसको पता नहीं था। उसको तो सिर्फ दिख रहा था कि मैंने टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को जब क्रॉस किया तो मेरे को जो फर्स्ट फिलहाल जनरेशन मिली उसके सारे के सारे प्लांट टॉल थे। वो कैसे थे, सारे के सारे प्लांट टॉल थे, उसको ये कैपिटल टी स्मॉल टी कुछ नहीं पता था। वो ये कंक्लूजन पे पहुंचा कैसे वो हमको देखना है, ठीक है। तो हम भी उसके जैसे ही देखेंगे। हमने क्या किया, एक प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को क्रॉस किया तो हमको ये सारे प्लांट्स टॉल मिले। F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे।
अब जब उसने क्रॉसिंग ऑफ F1 किया, यानी ये जो टॉल प्लांट्स मिले इनको खुद के साथ ही पॉलिनेशन कराया, खुद के साथ ही रिप्रोडक्शन जब उसने कराया, तो उसको जो F2 जनरेशन मिली, जो F2 जनरेशन उसको मिली उसमें उसको टॉल प्लांट्स भी मिले और टॉल प्लांट्स के साथ में कुछ ड्वार्फ प्लांट्स भी मिले, है ना। लेकिन पेरेंट, अब ये जो F2 जनरेशन की अगर हम पेरेंट की बात करें तो F2 जनरेशन के पेरेंट तो ये वाले हो गए, जो कौन से थे, जो F1 जनरेशन के थे। F1 जनरेशन सारी टॉल थी, लेकिन ऐसे सारे टॉल प्लांट को उसने क्रॉस किया तो उसको लगा कि मुझे तो सारे टॉल प्लांट मिलने चाहिए, लेकिन उसको सारे टॉल प्लांट नहीं मिले, उसको टॉल के साथ साथ कुछ ड्वार्फ प्लांट भी मिले। इसका मतलब उसने क्या कंक्लूजन निकाला, इस पे से उसने क्या रिजल्ट निकाला कि ये जो F1 वाले प्लांट थे, F1 जनरेशन के प्लांट थे, वो भले ही टॉल दिख रहे थे लेकिन उसमें टॉल वाला फैक्टर भी था और ड्वार्फ वाला फैक्टर भी था। क्योंकि अगर उसमें ड्वार्फ वाला फैक्टर होता नहीं तो आप लोग ही मुझे बताओ, जब F2 जनरेशन मिलती F1 के क्रॉस करने के बाद, तो क्या वहाँ पे कोई भी ड्वार्फ प्लांट आ पाता था बेटा? नो। अभी हम ये आगे अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्रॉस, लेकिन अभी बेसिक समझो। उसने क्या किया, एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया, सारी F1 जनरेशन उसको मिली टॉल। फिर ऐसे टॉल प्लांट्स को उसने क्रॉस किया तो उसको जो F2 जनरेशन मिली वहाँ टॉल भी थे, ड्वार्फ भी थे, लेकिन उसने बोला कि मैंने तो टॉल प्लांट्स को क्रॉस किया था F1 के, लेकिन मुझे क्या मिले, टॉल के साथ में ड्वार्फ भी मिले। इसका मतलब F1 जनरेशन भले ही टॉल थी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें ड्वार्फ वाला कैरेक्टर या ड्वार्फ वाला फैक्टर नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब वो टॉल थी लेकिन उसके पास में एक कैरेक्टर टॉल वाला था और एक कैरेक्टर मतलब एक फैक्टर टॉल वाला था और एक फैक्टर ड्वार्फ वाला था, जो बाद में जाके F2 जनरेशन में निकल के आया। इसका मतलब उसने कंक्लूजन क्या लगाया कि कोई भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। यहाँ से उसने ऐसा बोला, क्यों? क्योंकि ये वाले सारे टॉल थे लेकिन उनका क्रॉस करने के बाद उसको ड्वार्फ भी मिला, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टॉल प्लांट में ड्वार्फ वाला फैक्टर भी प्रेजेंट था, लेकिन क्योंकि वो टॉल था तो टॉल वाला फैक्टर भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब उसने क्या बताया कि हर एक कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मतलब क्या, जिसको आज हम जीन बोलते हैं ना बेटा, मेंडल ने उसी को फैक्टर कहा था, ठीक है। जिसको आज हम जीन बोलते हैं, मेंडल ने उसी को क्या कहा था, फैक्टर कहा था। समझ में आ रहा है? तो उसका कहने का मतलब ऐसा था कि हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले 2 जीन्स होते हैं, 2 जीन्स होते हैं। अब भले ही वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अभी क्लियर हो रहा है आपको किस तरीके से उसने पता लगाया कि हमको अभी पता है कि 2 क्रोमोसोम तो 2 जीन, लेकिन वो उसको तब नहीं पता था। उसने इस तरीके से बताया कि हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 फैक्टर्स यानी ही 2 जीन होते हैं बेटा, ओके। और जब गमीट बनेगा तो वो दोनों जीन में से एक ही जीन वो गमीट में आता है। ऐसा मेंडल ने पूरा कंक्लूजन निकाला था अपने एक्सपेरिमेंट से। अभी हम अच्छे से देखते हैं एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ, ऐसे गमीट बनाया और टॉल प्लांट्स यहाँ पे आ गया। F1 जनरेशन को हम ये करेंगे, यानी ये भी टॉल है ना बेटा, टॉल है, ये भी टॉल था और ये भी टॉल था। अब ये क्या करेगा, ये भी गमीट्स बनाएंगे पहले। तो ये 2 तरीके के गमीट्स बनाएगा, वन विथ कैपिटल T एंड वन विथ स्मॉल t, यानी एक डोमिनेंट जीन के साथ और एक रेसेसिव जीन के साथ। ये भी डोमिनेंट और ये भी रेसेसिव। अब इनका जब क्रॉसिंग होगा तो हो सकता है ये गमीट और जब इन दोनों का फ्यूजन अगर हो, ये 2 गमीट मिलेंगे, देखो ये वाला और ये वाला गमीट जब मिलेगा तो दोनों कैपिटल T हो गया। अब मुझे बताओ ये प्लांट टॉल रहेगा कि ड्वार्फ? टॉल रहेगा कि ड्वार्फ? ये होगा टॉल। अब अगर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ हुआ, इसके साथ, तो एक हो गया कैपिटल T, एक हो गया स्मॉल t। अब बताओ ये टॉल रहेगा कि ड्वार्फ? ये भी होगा टॉल, क्योंकि हमको पता है कैपिटल T यानी टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर है, अकेला भी रहा तो एक्सप्रेस होता है, अकेला भी रहा तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है बेटा, अकेला भी रहा तो वो कैरेक्टर आराम से एक्सप्रेस होता है। इसीलिए उसको हमने डोमिनेंट कैरेक्टर बोला था, अब नेक्स्ट इसको अगर हम
ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस करेंगे, इसको हम क्रॉस करेंगे इसके साथ, ठीक है, इसको हम क्रॉस करेंगे इसके साथ। तो अगेन एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये भी कैसा होगा, टॉल होगा। और अगर इसको हम क्रॉस करते हैं इसके साथ, यानी ये दो गमेट अगर मिले तो दोनों स्मॉल टी। अब मुझे बताओ, दोनों स्मॉल टी, टॉल वाला एक भी जीन उसके पास नहीं है, टॉल वाला एक भी जीन उसके पास नहीं है, मतलब टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, अभी ड्वार्फ कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो देखो उसने बोला मैंने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया, मेरे को सारे प्लांट टॉल मिले, फिर मैंने इन टॉल प्लांट्स को क्रॉस किया तो मेरे को 3 प्लांट टॉल मिले, लेकिन एक प्लांट ड्वार्फ मिला, एक प्लांट ड्वार्फ मिला। इसका मतलब ये जो टॉल थे उनके पास में 2 फैक्टर्स थे, भले ही वो टॉल थे इसलिए उनके पास में टॉल वाला एक फैक्टर था, लेकिन उनको क्रॉस करने के बाद जब मुझे ड्वार्फ मिला तो ये ड्वार्फ वाला फैक्टर कहाँ से आया होगा, कहीं ना कहीं इनके पास से ही आया होगा। इसका मतलब इनके पास पेयर में फैक्टर्स होते हैं, और एक ये वाला था टॉल वाला और एक था ड्वार्फ वाला। समझ में आया? अभी इस तरीके से पूरा इनहेरिटेंस होता है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है इस चीज़ का, काफ़ी शॉर्ट में बताया है, वहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको इस तरीके से पूरा क्रॉस करके लिखना है बेटा नोट्स में, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। पूरा क्रॉस आपको इस तरीके से लिखना है, क्रॉस करके। अभी आपको इजीली समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें, लेकिन आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस करके लिखो। सबसे पहले हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इस तरीके से क्रॉस करके आपको अपने स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में लिखना है बेटा, ठीक है। अपने कॉपी में ये सारी चीज़ें लिख के रखनी है। अभी देखो, अब ये भी तो टॉल है बेटा, ये भी टॉल है दिखने में और ये भी टॉल है दिखने में, यानी दोनों का फिनोटाइप देखो सेम है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो इसके पास में दोनों डोमिनेंट जीन है और इसके पास में एक डोमिनेंट जीन है और दूसरा रेसेसिव जीन है। एक डोमिनेंट जीन है और दूसरा रेसेसिव जीन है। देखो उसने ड्वार्फ को रेसेसिव क्यों कहा, ड्वार्फ को रेसेसिव उसने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे उसको टॉल मिले, ये टॉल था लेकिन उसके पास में ड्वार्फ वाला जीन भी था, क्योंकि बाद में जब उसने उसका क्रॉस किया तो उसको ड्वार्फ वाला प्लांट भी मिला। इसका मतलब उसके पास में ड्वार्फ जीन भी था और वो टॉल जीन भी था, लेकिन टॉल वाले के जीन के प्रेजेंस में ये ड्वार्फ वाले जीन ने, टॉल वाले जीन्स के प्रेजेंस में ये ड्वार्फ वाले जीन ने खुद को एक्सप्रेस किया क्या? नहीं, वो टॉल वाले जीन ने खुद को एक्सप्रेस किया। और जो खुद को एक्सप्रेस करता है उसी को हम कहते हैं बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर। इसीलिए उसने बोल दिया कि टॉलनेस डोमिनेंट है ड्वार्फनेस के ऊपर में, यानी टॉलनेस वाला एक भी जीन रह गया तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन ड्वार्फ को खुद को एक्सप्रेस होना है तो दोनों भी ड्वार्फ वाले जीन चाहिए बेटा। यही सारा उसने कंक्लूजन निकाला। तो अभी देख लो, दोनों टॉल है लेकिन दोनों का जीनोटाइप अलग है। यहाँ दोनों डोमिनेंट जीन है और यहाँ एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव जीन है। तो अभी समझ में आया फर्क जीनोटाइप और फिनोटाइप में? भले ही फिनोटाइप इनका सेम है, ये भी टॉल है और F1 जनरेशन वाला भी टॉल है, लेकिन इसका जीनोटाइप अलग है बेटा और इसका जीनोटाइप अलग है। ये प्योर टॉल है क्योंकि इसके पास में दोनों कैपिटल टी है, और ये जो है ये वाला जो है वो प्योर टॉल नहीं है, इसको हम बोलते हैं बेटा हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब जिसके पास में दोनों के कैरेक्टर में या दोनों का जीन होगा या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, एक इसका एक इसका, तो ये क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया, ठीक है। तो उतना डीप में हमको नहीं जाना है, सिर्फ मैंने बता दिया यहाँ पे आ गया है तो, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया पूरा। आपको अच्छे से अभी ये पूरा एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो और अपने कॉपीज में सबको लिख लेना है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, पूरा कॉपीज में लिख लेना। अब बेटा इसके बाद में ना यहाँ पे मोनोहाइब्रिड रेशियो भी निकाला जाता है, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड रेशियो भी निकाला जाता है। मोनोहाइब्रिड रेशियो निकालते हैं बेटा F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन में देखो कितने टॉल है? 1 2 3, 3 टॉल है ना, और क्या है? 1 ड्वार्फ है। 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो कैसा हो जाएगा? रुको मैं इधर मिटा के लिखती हूँ, ठीक है। देखो अब हम निकालेंगे बेटा इसका
रेशो, मोनोहाइब्रिड रेशो भी निकाला जाता है। अब रेशो भी दो तरीके का होगा, लेकिन रेशो हमेशा ध्यान में रखना F1 जनरेशन का कभी नहीं निकलता है, रेशो हमेशा F2 जनरेशन का निकलता है। और रेशो भी दो तरीके का होगा, एक तो फिनोटाइपिक वाला रेशो और एक जीनोटाइपिक वाला रेशो। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनोटिपिक रेशो। बताओ F2 जनरेशन में 1 टॉल, 2 टॉल, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, यानी रेशो क्या हो गया 3:1, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, मतलब 3 टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर उसने बोला था क्योंकि उसने ड्वार्फनेस वाले फैक्टर को दबा दिया था, एक्सप्रेस नहीं होने दिया था। तो टॉलनेस क्या हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी 3 डोमिनेंट इज टू 1 रेसेसिव। ऐसा फिनोटाइपिक रेशो निकल के आया। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, विजिबल कैरेक्टर कैसे थे 3 टॉल 1 ड्वार्फ। लेकिन जीनोटाइपिक रेशो, अभी इन कैरेक्टर्स के लिए उनका जीन्स कैसे है वो देखो। एक तो प्योर था इसके जैसा कैपिटल T, 2 कैसे आए, एक कैपिटल T स्मॉल t, दूसरा भी कैपिटल T स्मॉल t यानी F1 जैसा, और एक पूरा ड्वार्फ ये पैरेंट जैसा स्मॉल t, यानी कैपिटल T वाले कितने, एक, कैपिटल T स्मॉल t यानी हाइब्रिड इसको हम बोल सकते हैं। कैपिटल T स्मॉल t ये प्योर ये हाइब्रिड। कैपिटल T स्मॉल t कितने हैं, कैपिटल T स्मॉल t 2 है, 2, सो ये हो गया 2, और स्मॉल t कितने हैं 1, तो ये हो गया 1। तो जीनोटाइपिक रेशो क्या निकल के आया 1:2:1, यानी एक प्लांट ऐसा था जिसमें दोनों भी डोमिनेंट जीन थे, 2 प्लांट ऐसे थे जिसमें एक डोमिनेंट जीन था एक रेसेसिव जीन था, और एक प्लांट ऐसा था जिसमें दोनों रेसेसिव जीन थे। लेकिन अगर आप एक्सटर्नली उनका अपीयरेंस देखो तो 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ था। तो ये हो गया बेटा फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो। यानी अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने बोला तो आप इधर से चालू करोगे और यहाँ पे आके खत्म करोगे। आप कैरेक्टर कुछ भी ले लो, रेशो आपका यही निकल के आएगा बेटा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ना ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसने किया उसके बेसिस पे मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है तो आपको उतना ऐड करने की या उतना लॉ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसने ऐसा बोला कि द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स विच अकर इन पेयर्स। मतलब उसने क्या बोला, कोई भी कैरेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब ये टॉल है क्या, ये ड्वार्फ है क्या, वो कौन डिसाइड करता है, फैक्टर्स। और फैक्टर्स होते हैं पेयर में, है ना। फैक्टर्स मतलब ही क्या, जिसको आज हम जीन्स बोलते हैं, उसने फैक्टर बोला था, ठीक है। तो ये कैरेक्टर है ना, फैक्टर पेयर में है, तो कैरेक्टर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है फैक्टर्स से, और फैक्टर्स पेयर में होते हैं। और जब वो गमिट बनाएंगे तो गमिट में दोनों में से सिर्फ एक ही फैक्टर आता है, एक ही जीन आता है बेटा। तो इस तरीके से उसने पूरा ये फर्स्ट लॉ बोला था। आज हमको पता है कि क्रोमोसोम 2 है तो जीन 2 है, तो हर एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स होते हैं, लेकिन तब मेंडल को नहीं पता था। मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने देखा कि टॉल वाले ये प्लांट है, लेकिन वो ड्वार्फ प्लांट भी बाद में दे रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इसका मतलब टॉल भले ही है वो, यानी टॉल वाला जीन तो उसके पास में है ही, ड्वार्फ वाला जीन भी होगा। यानी जीन कैसे होंगे, पेयर्स में जीन होंगे, है ना, पेयर्स में जीन होंगे। ऐसा उसने कंक्लूजन निकाला था और उसी को उसने बोला फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ध्यान में रख लो, लेकिन आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो उतनी दिक्कत नहीं है याद करने की, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेके पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपने नोट्स में अच्छे से लिखना है बेटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा आपका पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसके बाद मैं एक होमवर्क प्रॉब्लम देती हूँ, इसका सबको सेम तरीके से क्रॉस करना है, सेम तरीके से क्रॉस करना है पूरा का पूरा, और मेरे को फोटोज होमवर्क सेंड करना है, वो क्रॉस करके व्हाट्सएप करना है, ठीक है। मैं चेक करूँगी आपने सही किया कि नहीं। तो होमवर्क में आपको क्रॉस करना है बेटा राउंड और व्रिंकल्ड का, ठीक है। कैसे क्रॉस करोगे, राउंड यानी टॉल की जगह। अभी मैं यहाँ पैरेंट लिख के दे देती हूँ, ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, मैं पैरेंट लिख के दे रही हूँ, आपको क्या करना है पूरा उसका मोनोहाइब्रिड करना है। पैरेंट है राउंड सीड्स के साथ में, राउंड सीड मतलब कैपिटल आर, उसका क्रॉस करोगे आप व्रिंकल्ड सीड वाले प्लांट के साथ में। व्रिंकल्ड सीड मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। सेम तरीके से करना है क्रॉस। पहले गमिट बनाओ, F1
सेकंड जनरेशन बनाओ। और एक चीज भी बता देती हूँ, इसमें डोमिनेंट है राउंड सीड, ऑब्वियसली मैंने कैपिटल में लिखा है तो वो समझ जाना चाहिए। डोमिनेंट है राउंड सीड, व्रिंकल्ड है रेसेसिव, तो इनका क्रॉस आपको करना है सेम। टी की जगह कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर इस तरीके से हो जाएगा। टॉल की जगह पे अभी अगर ये ऐसा रहेगा तो ये क्या होगा, राउंड, ठीक है, ये होगा राउंड। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको होमवर्क में पूरा क्रॉस करके लाना है इस चीज के लिए और रेशियो तक निकाल के आना है। आई होप ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे बेटा। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे से नहीं दिया है, आपको इस तरीके से पूरा प्रैक्टिस कर लेना है, नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट लेके कॉपीज में ऐड करो और प्रैक्टिस करो ये होमवर्क में। ऐसे ही आप ये कैरेक्टर लेके भी बना सकते हो, ठीक है, ये कैरेक्टर्स लेके भी आप बना सकते हो बेटा। सो आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। अच्छे से ये समझ लो और प्रिपेयर कर लो अभी ही। ओके, थैंक यू।